तो उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने दूरबीन आविष्कार किया, टेलीस्कोप बनाया। पहले छोटा टेलीस्कोप, पहले इतना ही उसकी नल थी, तो 1-2 इंच। तो गैलीलियो ने उस टेलीस्कोप से बहुत सारे अध्ययन किया। तो उस अध्ययन से लगा जो बाकी जो ग्रह है, मंगल ग्रह वो है, वो पृथ्वी की चारों तरफ नहीं घूम रहा है, सूर्य की तरफ घूम रहा है। इससे एस्टेब्लिश हो गया सोलर सिस्टम में केंद्र बिंदु में पृथ्वी नहीं है। जब हमारी आंखों से देख के लगते सूर्य हमारी चारों तरफ घूमते हैं, तो आंख धूप दे सकती है, एक्चुअली सूर्य केंद्र बिंदु में है और चारों तरफ पृथ्वी जो मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह जो भी है वो घूम रहा है। तो ये एक हुआ। और गैलीलियो के बाद केपलर आया, एक बड़ा विज्ञानी। केपलर ने जो ग्रहों कैसे चलते हैं उनको अध्ययन किया और कुछ सूत्र दिया। उनके पास कोई फॉर्मूला ऐसे पहले उस टाइम गुरुत्वाकर्षण के बारे में मालूम नहीं था, गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे अध्ययन किया उन जमाने के टेलीस्कोप से। केपलर की सूत्र अभी भी एकदम करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। केपलर की सूत्रों के आगे बढ़ाया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने देखा जो एप्पल जो गिरता है, लोग कहता है गिरता है। उन्होंने सोचा क्यों गिरता है। फिर केपलर की जो सिद्धांत उन लोगों के सूत्रों से मिलाया। फिर न्यूटन ने आविष्कार किया गुरुत्वाकर्षण की सूत्र। जो गुरुत्वाकर्षण कोई भी दो चीज आपस में खींचता है, और कैसा खींचता है, दूरत्व अगर 2 गुना हो जाता तो बल 4 गुना कम हो जाता, 3 गुना हो जाता तो 9 गुना कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इनवर्स पैरेलल। और उसी टाइम एस्ट्रोनॉमी के भी टेलीस्कोप आउट थोड़ी बड़ा हो गया। टेलीस्कोप से हमारे बहुत सारे सितारे देखे। अचानक टेलीस्कोप से देखेंगे तो रात को लगता है सारे सितारे एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी में न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण उसमें लगाने का कोशिश किया, लेकिन जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मॉडल बनाना पड़ता। अगर उस मॉडल में अगर आप आसानी मॉडल ले तो एक्सप्लेन हो सकता, तो न्यूटन ने यही मॉडल लिया। पहले जो मॉडल था, पहले जो सिद्धांत थी, तो केंद्र बिंदु कहीं भी नहीं है, उसको बोलते हैं कोपर्निकस प्रिंसिपल। और न्यूटन ने बोला हम चारों तरफ देखेंगे केंद्र बिंदु नहीं है, सब जगह घनत्व तो सेम होगा, सब जगह डेंसिटी सेम होगा, सब तरफ एक ही रकम देखेगा एकदम। तो ये दोनों मिला के इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसके लिए अभी भी विज्ञान काम कर रहे हैं और अभी उसको चुनौती आ रहा है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो न्यूटन की कॉस्मोलॉजी जब चल रहा था, लेकिन पैरेलली बहुत सारे नेचुरल फिलोसोफर थे वो काम कर रहे थे। उन्होंने बोला हम जो आसमान को देखते हैं सारे तारे एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं लगता। तभी भी जैसे हमारे सप्तर्षि मंडल है, स्टारों की क्लस्टर होते हैं, झुंड होते हैं, स्टार में क्लस्टर होते हैं। तो उन्होंने बोला हमें जो लगता है ये गलत है। तो स्टार जो भी कॉस्मिक में मैटर है वो पहले एक झुंड बनाता है, कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उस स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उससे बड़े स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बोलते हैं हायरार्किकल ऑर्डरिंग। तो इसको लगभग कैसे है मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक हम मान सकते हैं पृथ्वी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ एक गांव है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर छोड़ के और एक गांव है 1 किलोमीटर रेडियस के गांव है। तो एक आइडिया है सारा पृथ्वी में ऐसे ही गांव में है। अगर ऐसे ही गांव में बना है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक हो गया, कोई गांव यूनिक नहीं है। और अब किसी गांव से देखेंगे आपको 100 गांव दिखाई देगा, क्या 500 दिखाई देगा, आप जैसे देखेंगे तो सभी जगह सेम है। ये था न्यूटन का प्रिंसिपल। दूसरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे आप इधर कुछ गांव लेके एक सब डिविजन बन गया, उसकी एक गांव की एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सब डिविजन की एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। सब डिविजन लेके डिवीजन बन गया, क्या एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट की उसकी आकार भी सेम नहीं होती। कोई डिस्ट्रिक्ट 2000 किलोमीटर हो सकती, कोई 5-10,000 किलोमीटर हो सकती, उसकी आकार भी सेम नहीं, उसके बीच में गैप भी सेम नहीं हो सकती। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट लेके एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट होती है, और एक स्टेट से कोई स्टेट छोटी हो सकती है, मणिपुर, कोई स्टेट बड़ी हो सकती है, यूपी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग है। वो लेके एक इंडिया होती है, इंडिया एक छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री, श्रीलंका एक छोटी कंट्री, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन पूरे सारे देश लेके हमारी धरती, और हमारी धरती देखेंगे तो उसमें कोई यूनिक सेंटर नहीं है, ना इंडिया है ना श्रीलंका है। तो हायरार्किकल के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है
क्योंकि आसमान से जो लोग गौर से देखे सारे स्टारे यूनिफॉर्मली नहीं है, लेकिन हमारी कॉस्मोलॉजी उसको लिया नहीं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करना डिफिकल्ट है। और इस बात को लेकर जिसने सबसे ज्यादा जोर दी, उसकी नाम है, शायद ये प्रोफेसर राव को मालूम नहीं है, इमानुएल कांट, जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट। उन्होंने नाम दिया हायरार्किकल स्ट्रक्चर है हमारी यूनिवर्स की स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिलोसॉफिकल रीजन से और कुछ ऑब्जर्वेशन से। फिर वो चलता ही रहा ऑब्जर्वेशन से, फिर वो चलता ही रहा वो चलता ही रहा और फिर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। फिर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आ गया, लेकिन उस टाइम भी 1916 में आया। हमारी टेलीस्कोप इतनी पावरफुल नहीं थे। टेलीस्कोप से हम एक दूसरी गैलेक्सी को देखते हैं, कुछ बादल की टुकड़ा, कुछ धुंधलापन। तो उस टाइम डिबेट होती थी, ये जो हम धुंधलापन देख रहा है ये है क्या? ज्यादा लोग समझे ये हमारी आकाश गंगा में ही है, तारों की झुंड है। कोई बोला उधर तारे बन रहा है, गैस की पिंड है, और कुछ बोला नहीं ये हो सकता हमारी गैलेक्सी की बाहर कुछ है, उसको बोलता आइलैंड यूनिवर्स। जब रिलेटिविटी बना 1916 को, आइंस्टाइन को ये पता नहीं था। आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फिजिस्ट थे, लेकिन वो एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, उनको एस्ट्रोफिजिक्स भी नहीं आती थी। तो उन्होंने भी रिलेटिविटी थ्योरी, और वो कठिन है, उसकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कठिन, वो भी न्यूटन की वही असम्पशन ले लिए, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, सब कुछ यूनिफॉर्म, जैसे सारे दुनिया में खाली गांव है, उधर और कोई कस्बा नहीं है, डिवीजन नहीं है, ऐसे लेके मॉडल बनाया न्यूटन में। न्यूटन ने मॉडल बनाया और 1917 में न्यूटन में कॉस्मोलॉजी का पहला मॉडल दिया। उसके 4 साल बाद, जो शायद राव को मालूम है क्या नहीं, 1921 में न्यूयॉर्क में बड़ा डिबेट हुआ ये लेके, शेपले और एक एस्ट्रोनॉमर के बीच में, क्यों जो हम तारे में देखते हैं वो क्या है, वो हमारी गैलेक्सी के अंदर है बाहर है। वो डिबेट 3-4 साल चला, फिर पता चला वो अलग है। जैसे हमारी नजदीक गैलेक्सी है M80, उसको हमने 100 सालों से देखा, हम सोचते थे हमारी गैलेक्सी के पार्ट है, पता चला नहीं, अलग अलग गैलेक्सी है। ऐसे तो हजारों सैकड़ों गैलेक्सी है। फिर देखा, हबल ने देखा, रूमासन ने देखा, जो दूर के जो गैलेक्सी है उनकी लाइट कुछ फीका पड़ता है, मतलब रेड शिफ्ट होता है। वो कैसा होता है, जैसे आपकी स्टेशन से ट्रेन नजदीक आती है तो उसकी जो सीटी तीखी लगती है, लेकिन प्लेटफॉर्म छोड़ के जब चली जाती है उसकी जो आवाज है वो फीका लगता है। ये जैसे कुछ रेड शिफ्ट हो गया उसकी लाइट। तो उन्होंने रेड शिफ्ट के एक्सप्लेनेशन दिया, बाकी गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है। एक्चुअली रेड शिफ्ट का दूसरा कहीं रीजन हो सकती है, दूर की रोशनी कमजोर होने का, बाकी बहुत सारे रीजन से, लेकिन लोगों ने ये सबसे पहले ये रीजन ले ली, गैलेक्सी दूर में जा रहा है। अब कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल लगा, सब कुछ हमारी दूर से जा रहा है, सभी देख रहा है दूर से जा रहा है। इससे आ गया बिग बैंग मॉडल, तो सब कुछ दूर से जा रहा है। तो बिग बैंग मॉडल में ऐसा सब दूर में जा रहा है ना, तो पहले आप पहले जाएंगे तो सब कुछ इकट्ठे था, एक बिंदु में था, उस बिंदु के बोलता है बिग बैंग। तो उस ऐसे कोई जैसे भयानक एक्सप्लोजन हुआ, अभी भी वही बिग बैंग मॉडल ही चल रहा है, भयानक एक्सप्लोजन हुआ, उसमें सब कुछ बिखर गया। तो एक्सप्लोजन होने में क्या है, ऊर्जा पैदा होते हैं। तो बिग बैंग मॉडल में बोला पहले बहुत गर्म ऊर्जा पैदा होगा, तो जितना जितना बड़ा होगा ठंड हो जाएगा, ठंड होते होते वो ऊर्जा कमजोर हो जाएगा, बहुत उसका रोशनी कमजोर हो जाएगा। तो 1964 में दो अमेरिका ने ऐसे कोई रोशनी मिला, देखा हमारी धरती की चारों तरफ से माइक्रोवेव, जो हम कुकिंग में अब यूज करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन चारों तरफ से आ रहा है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस लिया, वही बिग बैंग की जो रेडिएशन है वही आ रहा है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी की सभी ने मानने लगे हैं, ये तो मानने लगा है। लेकिन 1970 में दूसरा एक बड़ा फिजिस्ट आया, अब मतलब ये भी प्रोफेसर राव को मालूम है क्या, बेनोइट मैंडेलब्रॉट। उन्होंने बोला नेचुरल में जो जो चीज है, जो जो लोग को जैसे बोल रहे थे, कांट बोल रहे थे, बाकी लोग बोल रहे थे, और बहुत सारे फिजिस्ट, वो एकदम रेगुलर नहीं हो सकता, नॉन रेगुलर होता है। उन्होंने उसका नाम दिया इरेगुलरिटी के अंदर रेगुलरिटी। अब दुनिया में देखेंगे जो नदी जाती है, कई नदी की आप सीमा मैथमेटिक्स लिखेंगे तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, लेकिन नदी की तट कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बेका रहते हैं। आप गार्डन में पेड़ लगाए तो स्क्वायर में लगा तो लगा दिया, लेकिन जंगल में पेड़ किसी तरह से आया, कोई फॉर्मूला से आपको नहीं आएगा। जंगल में पेड़ आपको दूर से दिखेगा एकदम इकट्ठा है, ठीक से मेजर करेंगे कहीं 4 फीट है, कोई 200 फीट का फर्क है, कैसे कैसे जंगल में पेड़ है।
आप बादल देखेंगे, एक भी बादल पूरी गोल नहीं होगा, उसकी अलग अलग से शेप है। तो नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें नॉन लिनियरिटी होती है। नॉन लिनियरिटी के लिए हमेशा इरेगुलर शेप आ जाती है, लेकिन उस इरेगुलरिटी की अंदर भी एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है, बोला रेगुलरिटी विद इन इरेगुलरिटी, उनकी नाम दिया फ्रैक्टल। 1970 में जो आइडिया बहुत दिनों से थे। बाद में बेनोइट मैंडलब्रोट की नोबेल प्राइज मिली और 2 साल पहले उसकी निधन हो गई। तो जब निधन हो गई 1976 के पावरफुल टेलीस्कोप बने और हमारी गैलेक्सी, हमारी यूनिवर्स की एक बड़ा फोटोग्राफ आया। ये है CFA फोटोग्राफ, फर्स्ट स्लाइस ऑफ द यूनिवर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया।